हेलो बेटा, आप लोग को मैं फिजिक्स मेंटर अरविंद शुक्ला आज आपको वेव ऑप्टिक्स का इंटरफेरेंस इन ऑफ लाइट बताऊंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड आइदर में भी वर्ड पर्पस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस, ये दोनों ही पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू सो मच। वेव ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा बेटा, बोर्ड में पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतनी जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ चैप्टर नहीं कवर कर सकते, इसलिए कॉपी में मैंने पहले लिख लिया है, फिर समझा देता हूँ। इससे सामने आपके लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने आपका टाइम सेव रखा है और स्पीड बढ़ाने की कोशिश करी है। मेरा इंटेंशन क्लियर है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पहुँचे कम समय में, बाकी आपकी मर्जी। ओके, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, साफ बात, कोहेरेंट सोर्स सबसे पहले जानना पड़ेगा। इंटरफेरेंस इन लाइट बाद में बताते हैं, यानी लाइट का इंटरफेयर करना। वैसे इंटरफेरेंस ऑफ वेव होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ वेव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो कि आपने 11th में टॉपिक पढ़ा होगा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, उसी का एग्जांपल है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सबसे पहले कोहेरेंट सोर्स। द टू पिन होल सोर्स they are very close to each other and they are in same phase emitted monochromatic light ray। फिर से सुनिएगा, द टू पिन होल सोर्स, यानी पिन की मोटाई के बराबर होल होने चाहिए और बहुत पास पास होने चाहिए, वेरी क्लोज। वेरी क्लोज का मतलब इसकी रेंज होनी चाहिए बहुत ज्यादा, 0.01 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो। यानी दो सोर्स हमने लिए हैं जिसमें S1 एंड S2, ये कोहेरेंट सोर्स है। यहां तो हमने बहुत ज्यादा बनाई है डिस्टेंस, लेकिन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा 0.01 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट मोर देन 0.02 मिलीमीटर। एक 1 मिलीमीटर तो आपने स्केल में देखा ही होगा, ये उसका सोच लीजिए 100वां पार्ट है, यानी 100 पार्ट है। 1 मिलीमीटर का 100 इक्वल पार्ट करो, तब जाके 0.01 मिलीमीटर आएगा। उससे ज्यादा डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ होती है एंगस्ट्रॉम रेंज की। अभी और डिटेल में बताएंगे। अभी तो आपको डेफिनेशन बता रहा हूं कोहेरेंट सोर्स की, आप इसको 4 पार्ट में तोड़ लीजिएगा। द टू पिन होल सोर्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बस एक पार्ट हो गया। द टू पिन होल सोर्स दे वेरी क्लोज टू ईच अदर आर इन सेम फेज, आर इन सेम फेज, दूसरा पॉइंट हो गया। अब क्या करता है, एमिटेड मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही कलर की लाइट निकाले, आइदर में भी बोथ आर ग्रीन बोथ आर येलो, वैसे व्हाइट सबसे बेटर होती है। तो मोनोक्रोमेटिक मतलब दोनों से जो पिन होल से रे निकले, वो दोनों की लाइट रे का कलर सेम हो। द टू पिन होल सोर्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, फर्स्ट लाइन, एंड दे आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब आगे पीछे ना हो, ये आगे हो या पीछे, ऐसा ना हो, बस सेम फेज इसको बोलते हैं। सेम फेज emitted monochromatic light ray having exactly same frequency, frequency same होनी चाहिए exactly, and nearly same amplitude। amplitude थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन लगभग इक्वल होना चाहिए। आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। फिर से सुनिए पहला पॉइंट, द टू पिन होल सोर्स दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सेकंड दे आर इन सेम फेज, थर्ड emitted monochromatic light ray, emitted monochromatic light ray, fourth having exactly same frequency and nearby amplitude are called coherent source। एग्जाम्पल, ललॉयड मिरर, बायफ्रेशनल प्रिज्म, यंग डबल स्लिट। आपको वहां फिगर नहीं बनाने हैं इसके, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया ललॉयड मिरर क्या होता है। कोई भी नेचुरल कोहेरेंट सोर्स नेचर में नहीं है, आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं। अब देखिए ललॉयड मिरर को कैसे बनाया गया, यह है ललॉयड मिरर का एग्जाम्पल। अब देखिए एम्पलीट्यूड सेम होता है तभी होता है जब एक ही सोर्स से लाइट आए। हमने एक मिरर लिया, उसमें बाकी सब ब्लैक पेंटेड कर दिया, जो डॉटेड लाइन बाय रिफ्लेक्टेड नहीं है, ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, पॉलिश नहीं है, ये ब्लैक पेंटेड रे है।
और 2 पॉइंट बस छोड़ दिए उसमें। अब सोर्स एस से लाइट रे इस पे पड़ी, जहां पॉलिश नहीं था, ब्लैक पेंटेड नहीं था, वहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, यहां पड़ी, यहां से लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, यानी ये जो यहां पेंट नहीं करा गया 2 पॉइंट में, बाकी पूरा ब्लैक पेंटेड है, यानी एब्जॉर्ब कर रहा, रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बस ये दोनों पॉइंट R1 R2 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जब इनको पीछे बढ़ाया गया तो देखा गया, इसको मान लिया जाता है इमेजिनरी सोर्स, ये रियल सोर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सोर्स S1 एंड इमेजिनरी सोर्स S2 बिहेव लाइक एज कोहेरेंट सोर्स। ऐसे बनाए जाते हैं, आपको वहां फिगर नहीं बनाना है, साफ सुन लीजिएगा। अब दूसरा बाइफ्रेस्नल प्रिज्म, एक ऐसा प्रिज्म लेते हैं जिसका बेस का एक एंगल 179, यानी 180 तो तीनों का समेशन होता है एंगल का बेटा, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए ट्रायंगुलर बेस इज 180, तो 179 तो ये एंगल हो गया लगभग प्लेन समझना, और ये है 0.5 डिग्री 0.5 डिग्री। तो देखिए हमने क्या करा, एक सोर्स ये लाइट रे गई रिफ्लेक्ट होकर, यहां एक लाइट रे गई ऐसे गई, तो ये S1 S2 किसका काम करेंगे, बाइफ्रेस्नल प्रिज्म। यहां सबसे बेस्ट एग्जांपल माना जाता है यंग डबल स्लिट। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग आराम से समझ सकते हैं। हमने कार्डबोर्ड लिया, अंधेरे कमरे में केबिन में करा, एक कार्डबोर्ड लिया जिसमें एक होल कर दिया S, उसके सामने लाइट सोर्स रख दिया। हमने कहा था हमेशा एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए कोहेरेंट सोर्स के लिए। आपको बता दूं ये तभी पॉसिबल होगा जब एक ही सोर्स से लाइट आ रही हो, यानी सेम सोर्स हो। तो लाइट का एक सोर्स लिया, इससे लाइट रे S1 होल से पास हुई, S1 होल से पास हुई, उसके आगे जस्ट हमने यहां तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस बनाई है, मिलीमीटर से कम डिस्टेंस पे एक कार्डबोर्ड और लगाएंगे, उसमें 2 पिन होल करें S1 एंड S2। यहां तुमने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ली है, एक्चुअल डिस्टेंस होती है 0.01 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं बल्कि कम, नॉट मोर देन 0.01 मिलीमीटर। अब देखिए यहां से रे निकली, यहां से निकली और दूसरों को ओवरलैप कर रही है, तो S1 S2 बिहेव लाइक एज S1 S2 बिहेव लाइक एज कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स के एग्जाम्पल आपसे बस पूछे जाएंगे, फिगर नहीं आएगा। तो कोहेरेंट सोर्स का एग्जाम्पल आपको बता दूं क्या होते हैं, लेलार्ड मिरर, बाइफ्रेस्नल प्रिज्म एंड यंग डबल स्लिट। अब इसका मीनिंग बताएंगे वापस, ठीक। अब बेटा बताने जा रहा है इंटरफेरेंस इन लाइट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, हम देखो बुक में अलग लिखी है, मैं अलग बता रहा हूं, वो भी बता दूंगा। द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट रे हैविंग एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियरली सेम एम्पलीट्यूड ट्रेवल इन सेम मीडियम, एक ही मीडियम में चले, एंड ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप टू ईच अदर। Thus we get alternate dark fringe, यानी डार्क पॉइंट, पॉइंट नजर आएंगे वहां डार्क धब्बे, जिसको फ्रिंज नाम दिया गया, FRING फ्रिंज, डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज। दिस फिनोमिना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या इन लाइट। व्हेन द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट रे हैविंग सेम, वो भी कहां से निकलना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट रे कहां से निकलती है, कोहेरेंट सोर्स, अभी तभी इसके पहले हमने कोहेरेंट सोर्स बताया। When two monochromatic light ray having exactly same frequency and nearby same amplitude travel in same medium and they overlap to each other, thus we get alternate dark fringes and bright fringes. This phenomena is known as interference in light. एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले आपको डार्क मिलेगी फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट, चमकदार धब्बों को बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, और काले धब्बों के पट्टी को बोलते हैं डार्क फ्रिंज। इवन ऑड नंबर पे हमेशा डार्क फ्रिंज मिलेगी, ऑड नंबर 1 3 5, इवन नंबर पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। आप चाहे बुक की डेफिनेशन लिख सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कहोगे सर रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी एक में थोड़ी इंटेंसिटी ऐड हो जाती है, यानी बढ़ जाती है, कहीं कम हो जाती है, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
अब आपको यह बताया था वी गेट अल्टरनेट डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज। केस ए है सबसे पहले। अब इसी के दो पार्ट आएंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कहोगे सर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? बेटा जिसमें हमको हमेशा डार्क फ्रिंज मिलती है, यानी अंधेरा अंधेरा मिलता है। कहोगे कंस्ट्रक्टिव क्या होता है? जिसमें इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और डिस्ट्रक्टिव जिसमें इंटेंसिटी मिनिमम हो जाती है। When both light ray meet, हमने कहा था कोहेरेंट सोर्स हमेशा सेम फेज में होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्स सेम फेज में होने चाहिए ऐसे, लेकिन लाइट रे जो निकलती है उसका फेज चेंज होता रहता है। कोहेरेंट सोर्स का फेज चेंज नहीं होता, जबकि लाइट रे जो एमिट होती है फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स उसका फेज लगातार बदलता रहता है। इफ या व्हेन बोथ लाइट रे मीट एट अपोजिट फेज, हिंस सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर इंटेंसिटी। अगर दोनों लाइट रे अपोजिट फेज में मिलेंगी तो उनकी इंटेंसिटी का सब्ट्रैक्शन होगा, और लगभग चूंकि एम्पलीट्यूड नियरली सेम होता है और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, जब दोनों के एम्पलीट्यूड नियरली सेम होगा तो इंटेंसिटी भी सेम होगा, और जब वो इंटेंसिटी का सब्ट्रैक्शन होगा तो इंटेंसिटी लगभग जीरो आएगी, यानी मिनिमम आएगी। जीरो तो नहीं आ पाती, मिनिमम आएगी, मतलब डार्क पॉइंट, डार्क धब्बा प्राप्त होगा, यानी डार्क पॉइंट नजर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं डार्क फ्रिंज। चूंकि यहां इंटेंसिटी का सब्ट्रैक्शन हो रहा है इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वही लिखा है व्हेन बोथ लाइट रे मीट एट अपोजिट फेज, हिंस सब्ट्रैक्शन ऑफ देयर इंटेंसिटी, thus we get minimum intensity, यानी get dark fringe. This phenomena is known as destructive interference, and destructive interference produces at the odd number of places, यानी dark fringes get at odd number of places 1, 3, 5। अब इसको दूसरे शब्दों में मौज मस्ती के एग्जाम्पल में आपको बताना चाहूंगा। भाई दो चोर हैं, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे एक चोर, दूसरा मोनोक्रोमेटिक लाइट रे दूसरा चोर। पहले दोनों मिले, दोनों अलग अलग चोरियां करते थे। दोनों मिले, कहते क्या यार हम लोग छोटे छोटे हाथ साफ कर रहे हैं, और मिलकर लंबा प्लान बना के लंबी चोरी करते हैं। जब उन लोग लंबी चोरी करते हैं, मिलकर प्लान बनाएंगे, तो एक एक दो नहीं होंगे, 11 होंगे, यानी उनका ब्रेन लेवल एक हो गया, मतलब इंटेंसिटी का समेशन हो गया। इंटेंसिटी का समेशन हो गया, और इंटेंसिटी का समेशन होगा मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो लंबा हाथ मारेंगे तो हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगी, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आगे बता रहा हूं। खुदा ना खास्ता उसमें एक चोर का ईमान जाग गया, वो दूसरे चोर से बोला देखो चोरी छोड़ दो, ना हम चोरी करेंगे ना तुम, ना करने देंगे किसी को। दूसरा कह रहा मैं चोरी करूंगा, एक कह रहा चोरी नहीं करूंगा। तो देखिए उनके ब्रेन लेवल अपोजिट फेज में मिल रहा है, एक कह रहा चोरी करेंगे, एक कह रहा नहीं करेंगे। इफ बोथ रे मीट एट अपोजिट फेज, यानी दोनों का ब्रेन, दोनों चोर का ब्रेन अपोजिट फेज में मिल रहा है ना, तो जितनी ताकत पहले चोर के पास है, जितना दिमाग पहले चोर के पास है, उतना ही दिमाग दूसरे चोर के पास है, उतनी ताकत भी है। तो एक प्लान बनाएगा चोरी करने का, दूसरा उसको खराब कर देगा, प्लान को चौपट कर देगा बिल्कुल। तो यानी कोई चोरी नहीं हो पाएगी, मतलब इंटेंसिटी का सब्ट्रैक्शन हो गया, कोई चोरी नहीं हुई, चोरों के लिए मिनिमम इंटेंसिटी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए केस बी, इफ बोथ लाइट रे मीट एट सेम फेज, यानी दोनों चोरों का दिमाग सेम चले। इफ बोथ लाइट रे मीट एट सेम फेज, दस एडिशन ऑफ इंटेंसिटी, एडिशन हो जाता है, इंटेंसिटी जुड़ जाती है, दस वी गेट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज, यानी वी गेट ब्राइट फ्रिंज। दिस फिनोमेना इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बहुत पूछा जाता है बेटा, अगर दोनों चोरों का दिमाग सेम फेज में मिले, यानी दोनों की सोच एक जैसी हो जाए, तो लंबा हाथ मारेंगे, तो लंबा हाथ मारेंगे, लंबा प्लान बनाएंगे, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गई, तो उनके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब देखिए वी गेट डार्क फ्रिंज एट ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस व्हाइल ब्राइट फ्रिंजेस एट इवन नंबर ऑफ प्लेसेस। आपको एक बात बता दो, इंटरफेरेंस वर्ड इसलिए आता है, ये ना सोचिए इंटरफेरेंस में आप, इंटरफेरेंस वर्ड इसलिए आता है बेटा, हमेशा अल्टरनेट पे डार्क फ्रिंज मिलनी चाहिए, यानी हमको डार्क धब्बा प्राप्त होना चाहिए। अगर डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी तो हम लोग इंटरफेरेंस कभी कह नहीं सकते हैं, और डार्क फ्रिंज तभी मिलेगी जब इंटेंसिटी का सब्ट्रैक्शन होगा और रिजल्टेंट लगभग जीरो आए, लगभग नियरली जीरो आए, मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब ब्राइट के जगह डार्क धब्बा मिले।
और ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों के एम्पलीट्यूड सेम होंगे। तो एम्पलीट्यूड सेम होने से इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे लगभग सेम होगी, तब दोनों के एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, वी गेट मिनिमम इंटेंसिटी। और जब तक हमको अल्टरनेट पे डार्क फिर ब्राइट नहीं मिलेगी, ब्राइट तो हमेशा ही मिलती है, डार्क नहीं मिलेगी, इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होगा। अभी आपको यंग डबल स्लिट से भी बता रहा हूं। अब देखिएगा मोनोक्रोमेटिक लाइट रे कैसे बनाई जाती है, नियरली सेम एम्पलीट्यूड एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी की। यंग डबल स्लिट से भी आपको बताया था, when light source in front of main source, the rays coming from the light source and passes through the main source S, and again two pinhole source S1 S2 they are in same phase। देखिए सेम फेज में है, तो एक इससे रे निकली, इससे रे निकली, तो हमने क्या बोला था, टू मोनोक्रोमेटिक लाइट रे यहां से निकल रही यहां से, ठीक। द टू मोनोक्रोमेटिक लाइट रे हैव एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी क्योंकि एक ही सोर्स से आ रही, एंड नियरली सेम एम्पलीट्यूड ओवरलैप टू ईच अदर। ओवरलैप हो रही है, देखिए एक के दूसरे एक। तो हमको अल्टरनेट पे क्या मिलती है, डार्क पॉइंट, ये डार्क पॉइंट है, ये ब्राइट, ये डार्क पॉइंट ब्राइट, डार्क पॉइंट ब्राइट, फिर डार्क फिर ब्राइट। अब देखिए ये ब्राइट है, ये डार्क, फिर ब्राइट डार्क, अल्टरनेट पे मिल रहा है। इसको हम लोग धब्बों को बोलते हैं फ्रिंज। डार्क धब्बे को बोलते हैं डार्क फ्रिंज, यानी पट्टी टाइप मिलेगा, इलेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे, सॉरी इंटरफेरोमीटर से देखेंगे, और जो रेड पॉइंट बता रहा है ब्राइट फ्रिंज मिलेंगी। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं। अब इसमें आते हैं लॉ ऑफ इंटरफेरेंस इन लाइट। अब इसका डेरिवेशन पहले बताते हैं फिर ला आते हैं। अभी आप सबका कारण बताएंगे, पिन होल क्यों लेते हैं, दे आर इन सेम फेज क्यों लेते हैं। पहले ये बता देते दे आर इन सेम फेज। अगर सोच लीजिए एक सोर्स यहां होता है, एक थोड़ा आगे होता है, एक रे यहां से निकलती है, एक यहां से निकलती है, स्क्रीन पे हमको इंटरफेरेंस मिलता है, ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखता है, इसका प्रैक्टिकल जरा कॉस्टली होता है बेटा, अंधेरे कमरे में प्राप्त होता है इंटरफेरोमीटर द्वारा। अगर ये पीछे है सोर्स, ये आगे है, स्क्रीन के पास है, सेम फेज में नहीं है, तो इससे इंटेंसिटी ज्यादा आएगी और इससे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, लाइट की कम हो जाएगी। हाँ, अगर हम ऐसे सोर्स रखें, एक यहां सोर्स रखते हैं, इसकी जगह यहां कर देते हैं, तो इससे लाइट की इंटेंसिटी देखो, स्क्रीन पास पा रही है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी कम। और जब इंटेंसिटी एक की ज्यादा होगी, जब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इंटेंसिटी का समेशन जीरो नहीं आएगा। इंटेंसिटी का समेशन लगभग जीरो नहीं आएगा तो हमको डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है S1 S2 आर इन सेम फेज में होनी चाहिए। और एम्पलीट्यूड क्यों सेम होने चाहिए, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होंगे तो इंटेंसिटी अलग अलग हो जाएगी, एक की ज्यादा एक की कम। अगर एक की ज्यादा और एक की कम होगी बेटा, तो इसमें कम इंटेंसिटी वाली यानी कम ताकत वाली रे हार जाएगी और दूसरी ब्राइटनेस वाली रे जीत जाएगी ना। तो इसमें क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन जीरो तो आएगा नहीं, यानी एक चमक थोड़ी बहुत बनी रहेगी हाई इंटेंसिटी ऑफ रे के कारण, तो भी हमको डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी। डार्क फ्रिंज मिलेगी नहीं तो हम कह नहीं सकते इंटरफेयर हो रहा है। आप समझे क्यों एक ही मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, कोहेरेंट सोर्स बहुत पास पास होने चाहिए, बता रहा हूं अभी सब। अब ये सोचो, हमने कहा था ये दोनों सोर्स पास पास होने चाहिए, पहला रूल है इंटरफेयर होने का। पिन होल से मतलब एक रे से निकले, एक ही रे से निकले। अगर एक से दो निकल गई, एक से एक रे निकल गई, तो एक रे ने दूसरी रे को बेकार करा, लेकिन दूसरी रे के कारण चमक प्रोड्यूस होगी और चमक आ गई लगातार, अल्टरनेट पे हमको डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी तो इंटरफेरेंस नहीं मानते, तभी दोनों पिन होल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, दे वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत इसमें बहुत दूरी बनाई है, बहुत पास पास होने चाहिए। पास पास क्योंकि लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम रेंज की। अगर एक होल यहां बना देंगे, एक यहां बना देंगे, दूर दूर, एक रे यहां निकल जाएगी, एक रे यहां निकल जाएगी, तो ओवरलैप नहीं करेगी, और जब तक रे ओवरलैप नहीं करेगी तब तक इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं होगा। अब ऐसे समझो एग्जाम्पल, आप दिल्ली में रहते हो, मैं लखनऊ में रहता हूं, क्या हम आपके काम में इंटरफेयर कर सकते हैं? कहाँ, आप दिल्ली में रहते हैं, हमें रोज मिलना ही नहीं होता ना, आप मेरे काम में इंटरफेयर कर सकते, क्योंकि हम लोग के सारे व्हीकल अगर छीन लिए जाएं
और कहा था पैदल चल के मिलो। अगर हम दिल्ली वाले अपने फ्रेंड से बोले भाई यार 5 बजे शाम को फोन करें, कहूँ बेटा 7 बजे हम लोग आओ तो मिलते हैं, चाय पीते हैं। सबके किसी के पास व्हीकल नहीं है, सारे व्हीकल छीन लिए गए, एरोप्लेन बंद है। और पैदल कितना दोनों लोग चल लेंगे, बहुत ज्यादा 25 किलोमीटर दोनों मिला के, उधर 25 इधर 25, 50। और 50 किलोमीटर में लखनऊ से दिल्ली की दूरी कम से कम तो मोर देन 550 के लगभग तो होगी। इतनी दूरी तो नहीं चल पाएंगे ना, एक रे हम होगा लखनऊ, एक दिल्ली, यहां निकल गए, ये यहां निकल गए, इंटरफेयर हो पाया? इंटरफेयर के लिए आप मेरे पड़ोसी हो, हम आपको फोन करें आइए आप हम लोग साथ मिलकर चाय पीते हैं, तो पड़ोसी होने का ये बहुत क्लोज होने चाहिए, तब इंटरफेयर पॉसिबल हो पाएगा। और पड़ोसी है, बुरा भी मान सकते हैं, कभी आदमी की अच्छाई लग रही तो मिलके हंस भी रहे, कभी लड़ाई भी झगड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ होता रहता लड़ाई झगड़ा, अल्टरनेट पे झगड़ा हो रहा है, अल्टरनेट पे फिर का व्यवहार निप गया, अच्छा सा बिहेवियर हो गया, फिर झगड़ा हो रहा, फिर बिहेवियर अच्छा हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब आप पास पास रहे। ठीक, तो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। फिर नेक्स्ट हमने कहा था एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, एम्पलीट्यूड में पार। हमारे बगल में अगर पीएम मोदी रहने आ जाएं, कहोगे सर आपने कहा था वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक सोर्स आप होगा आपका घर, एक हो गया पीएम मोदी का घर, तब क्या इंटरफेरेंस होगा? कहेंगे नहीं होगा। कहोगे सर क्यों? कहेंगे कहां पीएम मोदी, कहां मेरी औकात क्या है? वो जब चाहेंगे मेरे काम में तो इंटरफेयर कर लेंगे, हम उनके काम में कभी कर पाएंगे नहीं। कहोगे सर फिर क्या? तो हम कहेंगे भैया उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, मेरी बहुत कम है, हम उनके काम में कहां इंटरफेयर कर पाएंगे। इंटरफेरेंस वर्ड तब यूज होता है जब दोनों एक दूसरे के काम में करें। तो पीएम मोदी जी तो हमारे इंटरफेयर कर लेंगे काम में, हम उनके काम में नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई है, उनका एम्पलीट्यूड बहुत हाई है, मेरा एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो इंटेंसिटी बहुत कम है। इसलिए कहा जाता है इंटरफेयर के लिए हमेशा एम्पलीट्यूड नियरली सेम होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए अब आगे इसका डेरिवेशन बताते हैं। चलिए इसका डेरिवेशन बताते हैं। हमने आपसे कहा था लेट टू लाइट रे हैविंग एग्जैक्टली सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा है ये डब्ल्यू नहीं है, एंड देयर एम्पलीट्यूड्स आर नियरली सेम। एम्पलीट्यूड नियरली सेम हो सकते हैं, थोड़े बहुत कम ज्यादा, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा एग्जैक्टली सेम होती है। A1 and A2, thus their equation of wave y1 is equal to A1 sin omega t and y2 is equal to A2 sin omega t plus phi। कहोगे सर एक में आपने फाई लगा दिया, दूसरे पहले वाले में क्यों नहीं लगाया? कहेंगे बेटा लगा लेते, इसमें फाई 1 लगता तो इसमें फाई 2, तो भी दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, फाई 1 डिफरेंस फाई 2 तो भी फाई लिखते हैं। तो हमने उससे कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सीधा एक में फाई लगा दिया, यानी फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है बिटवीन रे 1 एंड रे 2, where phi is phase difference between two given wave by law of principle of superposition of wave या principle of superposition of wave। और principle of superposition of wave होती क्या है? when two or more than two wave travel in same medium, the resultant displacement vector is always equal to sum of their individual vector displacement, यानी y is equal to y1 plus y2। y1 की वैल्यू प्लेस करी a1 sin ओमेगा t, y2 की वैल्यू प्लेस करी a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। इसमें हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया बेटा, तो a2 इन ब्रैकेट साइन a यानी साइन ओमेगा t इंटू कॉस बी यानी कॉस फाई प्लस कॉस a कॉस ओमेगा t इंटू साइन बी साइन फाई, और a2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारी वैल्यू आई a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई। हमने साइन ओमेगा टी वाले अलग कर लिए, देखिए ये देखिएगा आप गौर से, साइन ओमेगा टी वाले अलग कर लिए, देखो इतना। इसमें व्हाट इज कॉमन फ्रॉम देम? साइन ओमेगा टी इज कॉमन, वी कैन राइट एज a1 प्लस a2 कॉस फाई। अब इसमें a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी वाला अलग कर लिया। इसको लिखने का तरीका बस देखिए, कॉस ओमेगा टी के बगल वाला a2 साइन फाई और कोएफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी दिस वन, इसको लेट कर लिया, क्योंकि हमेशा फॉर्मूला वेव का होता है साइन के फॉर्म में। ये साइन ऑलरेडी लगा तो इसको कॉस एज्यूम करेंगे, तो लेट एज्यूम कर दिया, लेट लिखा है, लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा, एंड कॉस के बगल वाला साइन एज्यूम करेंगे, a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा एज्यूम्ड कर दिया। अब ये वैल्यू इसमें रखेंगे
तो देखिए इक्वेशन ऑफ वेव आएगी। तो ये तो कंफर्म हो गया, इक्वेशन ऑफ वेव बनेगी ये भी। खैर हमको बताना था इंटेंसिटी। हाँ जी, यहाँ रख के देखेंगे, ए कॉमन ले लेंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो भी ये वेव आ रहा। अगर कभी कहे गिव द वेरिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, तो यहां से लेके यहां तक कर देना बस, और ये लिख देना इट इज इक्वेशन ऑफ वेव, मतलब वेव ही बनेगी। लेकिन यहाँ चीज अलग पूछी जा रही है। यहाँ पे लिखेंगे वेयर ए इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फाई इज रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, सॉरी थीटा। अब हमने इक्वेशन 5th और 6th का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, एड एंड स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 5th एंड 6th, यानी इसका ए कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस स्क्वायर प्लस a साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस में a2 साइन फाई का स्क्वायर। अब a स्क्वायर इज कॉमन, वी कैन राइट एज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a1 a2 cos फाई, cos फाई लिखना भूल गए थे, ट्वाइस a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसकी जगह प्लेस कर देंगे 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। a1 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई को 1 पुट प्लेस कर सकते हैं, तो 1 आ गया यहाँ पे, तो आ गया a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर इंटू 1। अब वी नो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू a स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या प्रूफ करे भी निकाली है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाई, दैट इज द इक्वेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव in terms of their amplitude. अब देखिएगा, the ratio of intensity of two wave, the ratio of intensity of two wave are 16:9, यानी दो वेव की इंटेंसिटी का रेशियो दिया है 16:9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, यानी गिवन क्या है I1:I2 16:9, और फाइंड क्या करना I मैक्सिमम टू I मिनिमम क्वेश्चन मार्क। Foremost, we have to find I1 upon I2 is equal to A1 upon A2 to the whole square. Put the value of ratio of I1 and I2 16:9. Taking root on both sides in next line, then we get the square root of 16 is 4, the square root of 9 is 3, A1 upon A2. Because of क्यों फाइंड करना था, क्योंकि I maximum to I minimum एज निकालना तो ये है मेरे को, I maximum to I minimum एज a1 upon a2 plus 1 to the whole square upon a1 upon a2 minus 1 to the whole square। a1 upon a2 की वैल्यू प्लेस कर देंगे, इसलिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में फॉर्मूला बनाया था मैंने ये, तभी a1 a2 निकाला ये। 4 upon 3 plus 1 to the whole square, 4 upon 3 minus 1 to the whole square, taking LCM 4 plus 3 upon 3, 4 minus 3 upon 3, 3 cancel, 7 upon 1, 7 upon 3 and 1 upon 3, 3 cancel, 7 upon 1 to the whole square, so we get 49 upon 9, 1 upon 9, 9 cancel, 49 is to 1, answer। Next formula question, the ratio of maximum intensity to minimum intensity given, the ratio of maximum intensity to minimum intensity given 25:1, find the ratio of their intensity of wave, both waves given। I अभी दिया था I1 I2 दिया था प्रीवियस क्वेश्चन में, अब दिया है I मैक्सिमम टू I मिनिमम 25:1, वैसे दिख रहा मैक्सिमम है, फाइंड करना है I1:I2। वी नो गिवन I मैक्सिमम टू I मिनिमम इज 25:1, प्लेस द वैल्यू ऑफ I मैक्सिमम टू I मिनिमम इज a1 upon a2 plus 1 to the whole square, a1 upon a2 minus 1 to the whole square, taking root on both side। जी हाँ, रूट लेंगे, स्क्वायर लगाना है इसलिए बेटा, और लेट कर लीजिए a1 upon a2 को x, बड़ा आसान हो जाएगा थोड़ा।
है ना। A1/A2 कंजेस्टेड लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप लगता है नहीं। इसको x रख देंगे, x + 1 x - 1 is equal to root of 25 is 5, root of 1 is 1. By cross multiplication we get the value of x 1/2. जी हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5x minus 5x minus 5 जी हाँ। अब आया 1 -5 - 1, गॉट इट। ये 1 इस तरफ लाए तो -4x -6, तो माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -6/-4, तो आ जाएगा बेटा 3/2। यहाँ हमसे थोड़ी गलती हो गई है, 3/2। A1/A2 to the whole square is 3/2। पुट द वैल्यू ऑफ x, A1/A2 था ना, 3/2, क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी है I1/I2 की। तो I1/I2 मतलब रेशियो A1/A2 to the whole square, 3/2 to the whole square is 9/4, तो 9/4 आंसर। एनी प्रॉब्लम? माइनस माइनस कैंसिल। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस फॉर्मूले पे बेस्ड? फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इन यूजिंग इंटरफेरेंस इन लाइट। द एम्पलीट्यूड्स ऑफ वेव आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। यानी दो वेव दिए हैं, उनके एम्पलीट्यूड गिवन है 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। हमें फाइनल इंटेंसिटी निकालनी रिजल्टेंट कब? जब व्हेन दे मीट एट, हमने इसमें 4 क्वेश्चन बनाए हैं, π/3 रेडियन एंगल, यानी 60 डिग्री पे फेज पे मिले तब, वो भी वेव, कोरेंट सोर्स नहीं, वेव। दूसरा π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री पे। तीसरा पाई यानी 180 डिग्री पे। और फोर्थ है 2π। वी नो I is equal to A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi। A1 की वैल्यू बेटा दी है 3 सेंटीमीटर, A2 की वैल्यू दी है 4 सेंटीमीटर, और फेज चेंज करेंगे अलग अलग, 4 क्वेश्चन है ना। तो हमने A1 की वैल्यू प्लेस कर दी 3 सेंटीमीटर में रहने दिया, A2 की वैल्यू 4 रख दी, प्लस ट्वाइस A1 3 A2 4 5 एज इट इज। वी गेट 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 2 3 6 6 4 24 इंटू cos phi। अब 1 बाय 1 रखेंगे, π/3 पुट π/3 यानी इज इक्वल टू 60 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 होता है, 180/3 करोगे 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू 1/2 आती है। तो यहाँ 25 प्लस 24 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 24 कैंसिल, 12, 25 प्लस 12 37 यूनिट। सेकेंड पार्ट में π/2 रखना, यानी 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, 25 प्लस 24 इंटू cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे बेटा 0 आ जाएगा पूरा। देखिए 24 इंटू 0 0 25 यूनिट। पुट पाई 180 डिग्री, अब थर्ड पार्ट है पाई रखते हैं, 25 प्लस 24 cos 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू -1, 24 इंटू -1 -24 1 यूनिट। यानी मिनिमम हो सकती है 1, मैक्सिमम अभी बताएंगे। फिर फाई है 2π मतलब 2 इंटू 180 360 डिग्री, cos 360 की वैल्यू होती है 1, और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, इसका मतलब सेम फेज। तो आ जाएगा 25 प्लस 24 इंटू 1 49, यानी मैक्सिमम क्या हो सकती है 49, मिनिमम 1, बाकी इसके बीच में लाइज करेगी। अब आता है न्यूमेरिकल, इस पे कैसा आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक का ही न्यूमेरिकल है, बहुत पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, फिर भी बता दे रहा हूं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट किसके लिए काम आता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर एमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट रे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, यानी दो लाइट रे हैं मोनोक्रोमेटिक जिनकी वेवलेंथ लैम्डा है।
इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो इनकी इंटेंसिटी के यूनिट है। पाथ डिफरेंस उनके बीच में लैम्डा हो तो के यूनिट है। फेज नहीं दिया, पाथ डिफरेंस दिया है। आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था पाथ डिफरेंस का, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। जी हाँ, 11th का फॉर्मूला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, यानी ऑर्गन पाइप जिसमें प्रोग्रेसिव वेव वगैरह हुआ करती थी, स्टेशनरी वेव हुआ करती थी। नहीं मालूम तो लर्न कर लीजिए फॉर्मूला। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, पाथ डिफरेंस गिवन है लैम्डा। तब इसकी इंटेंसिटी क्या है, के यूनिट। फिर लिखा अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा से चेंज होकर लैम्डा बाई 3 हो जाए, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट रे एट सेम पॉइंट व्हेनेवर पाथ डिफरेंस बिटवीन लाइट रेज इन इंटरफेरेंस इज लैम्डा बाई 3। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा की जगह लैम्डा बाई 3 हो जाए तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी। तो आप ये समझिए, पहले पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो उसके लिए फेज निकालेंगे फाई। अब पाथ डिफरेंस चेंज हो गया तो फेज भी चेंज होगा, नया फेज निकाल लेंगे तो नई इंटेंसिटी निकलेगी। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आई इज इक्वल टू आई वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन इंटू ए टू इंटू कॉस फाइव। लेट दोनों सेम मोनोक्रोमेटिक है, हमने नियरली सेम एम्पलीट्यूड, यानी ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए, इंटेंसिटी दी है के यूनिट। पाथ डिफरेंस गिवन डेल्टा एक्स लैम्डा, तो फेज डिफरेंस निकालेंगे, फाइव इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 2 पाई अपॉन लैम्डा, डेल्टा एक्स जगह लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, फेज आया 2 पाई। अब पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, आई की वैल्यू के रखी, ए टू ए और फाइव 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू 1 होती है, यानी कॉस 360 डिग्री, तो रखेंगे 1, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर, कुल मिला के आ गया 4 ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। अभी आंसर नहीं है, वैल्यू निकाल ली क्यों, के फॉर्म में। यहां तक एक बार रिपीट करके वापस देख लीजिएगा, ठीक। ए स्क्वायर आ गया। अब कहा गया है पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 हो जाए तब क्या होगा। अब इफ पार्ट डिफरेंस बिकम डेल्टा एक्स यानी लैम्डा बाई 3, तो आई की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ के में, इन टर्म्स ऑफ के। तो 5 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स इज लैम्डा बाई 3, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या 120 डिग्री होगा, पाई की वैल्यू 180 रखेंगे, 2 इंटू 180 अपॉन 3 120, और cos 120 की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, cos 120 डिग्री की वैल्यू हमेशा -1/2 होती है, देख लीजिएगा। cos 1/2 की वैल्यू -1/2 रखा, a1 a स्क्वायर a2 a स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 a इंटू a cos 120 -1/2, 2 कैंसिल, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की वैल्यू k बाई 4 थी, तो नई इंटेंसिटी आ गई पहले की 1/4, यानी k बाई 4। देखिए लॉ ऑफ इंटरफेरेंस इन लॉ ऑफ लाइट बहुत पूछा जाता है, या कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस भी बोलते हैं इसको, बहुत पूछी जाती है तो 5 हमने 2 को एक ही में लिख दिया है तो 4 बन गई है। 5 पढ़ाना चाहो जितने पार्ट में तोड़ लो। पहला रूल था फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट द लाइट सोर्स और पिन होल, कहा था पिन होल होने चाहिए ताकि एक ही एक रे निकले, एंड एमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट रे, एक ही कलर की निकले, हैव एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी एंड नियर बाय सेम एम्पलीट्यूड। ठीक, पहला रूल यही बताया था आपको, रिमाइंड करके देख लीजिएगा वीडियो। क्यों होना चाहिए एम्पलीट्यूड सेम, क्योंकि इंटेंसिटी जब तक सेम नहीं होगी तब तक उसका सब्ट्रैक्शन नियर अबाउट 0 नहीं आएगा, इसलिए एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए। ठीक, पिन होल मतलब एक ही एक रे निकले, 2 रे निकलेंगी, एक से एक रे निकलेगी तो भी डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगी, इसलिए। दूसरा, बोथ पिन होल सोर्स आर इन सेम फेज, ये भी बोला था मैंने, सेम फेज में होंगे तभी इंटेंसिटी का सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। फिर बोथ पिन होल सोर्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास होने चाहिए, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत लो रेंज की होती है, वरना ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक। फोर्थ, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, जो स्क्रीन की डिस्टेंस होती है और कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा लेनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, जितनी ज्यादा होगी कोहेरेंट सोर्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस उतना बढ़िया हमको फ्रिंज चौड़ी दिखाई देगी, यानी डार्क पॉइंट चौड़े नजर आएंगे, ज्यादा बड़े नजर आएंगे, तो विजिबिलिटी आसान हो जाएगी, क्लैरिटी।
ये हो गए कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस। अब इसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बोर्ड में हटा दिया गया है, सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है शायद, बाकी अदर स्टेट बोर्ड आईएससी बोर्ड में है डेरिवेशन। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था कभी। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ और प्रूव दैट ऐसे भी लिख के आता है, W इक्वल टू डी कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। W की जगह बीटा भी लिख सकते हैं, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके हैं। वेयर डब्ल्यू और बीटा है, या डब्ल्यू बोलिए या बीटा है, ओमेगा नहीं डब्ल्यू है। फ्रिंज विड्थ होता है फ्रिंज की चौड़ाई। स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स और स्लिट, स्लिट को ही कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं, वो दिखाएंगे। और कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट। ये प्रूफ करना है। देखिए, वी टेक टू स्लिट्स S1 एंड S2 या वी टेक टू कोहेरेंट सोर्स S1 एंड S2 अपार्ट एट स्मॉल डी डिस्टेंस, अपार्ट एट स्मॉल डी डिस्टेंस यानी S1 S2 के बीच की डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन मिडिल पॉइंट ऑफ कोहेरेंट सोर्स एंड मिडिल पॉइंट ऑफ द स्क्रीन इज कैपिटल डी। और कैपिटल डी की वैल्यू बेटा हमने कहा था बहुत ज्यादा स्मॉल डी से होनी चाहिए। ये मिलीमीटर रेंज की होगी, ये लगभग सेंटीमीटर और मीटर रेंज की होती है। जितनी ज्यादा ये दूरी लेंगे उतना ही हमको फ्रिंज क्लियर दिखाई देगी, चौड़ी दिखाई देगी, वाइडली। वाइडली मतलब चौड़ी, हम पता कर सकें इतनी चौड़ी बन रही। ठीक, अब देखिए एक लाइट रे, जो लाइट रे यूज हो रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ द यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट रे S1M। अब वी हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरफेयर तभी होगा जब दो रे होनी चाहिए कम से कम। ए रे कमिंग फ्रॉम S1 सोर्स एंड ए रे कमिंग फ्रॉम S2 सोर्स। एक रे थोड़ी कम चल रही है, दूसरी रे S2 और कहां मीट कर रही, स्क्रीन पे P पॉइंट पे मीट कर रही बेटा। तो देखिएगा एक रे ये नहीं ऊपरी मीट करे, नीचे भी कर सकती है, लेकिन अधिकतर बुक में ऊपर बना दिया गया है, इसलिए मैंने बना दिया ताकि चेक करने वाले प्रॉब्लम ना हो। S1P रे 1 एंड S2P रे 2, ये थोड़ी ज्यादा चल रही ना। कितनी ज्यादा चल रही है रे, तो रे का पार्ट डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, यानी S इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, S1M परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन S2P, यानी कम से ज्यादा वाली रे पे करेंगे। तो यानी ये पता लगा S2M डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है। इसको बोलते हैं पार्ट डिफरेंस। जब तक दोनों रे के बीच पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा, और पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा तो फेज डिफरेंस नहीं आएगा रे के बीच, कोहेरेंट सोर्स नहीं रे के बीच। पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा तो फेज डिफरेंस नहीं आएगा, तो इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है। और हमेशा जो पार्ट डिफरेंस आता है वो हमेशा लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल होता है। जैसे डार्क फ्रिंज आई, उसमें लैम्डा बाई 2 ऐड करो, ब्राइट फ्रिंज फिर लैम्डा बाई 2 ऐड करो, फिर डार्क फ्रिंज फिर लैम्डा बाई 2 करो, फिर ब्राइट, इसका मल्टीपल होता है S2M। तो वही देखिए लिखा हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कराता है S1M ऑन S2P रे। तो S1M S2 90 डिग्री, लेट कर लिया एंगल S2 S1M यानी ये थीटा डिग्री एंगल। जी हाँ, और पार्ट डिफरेंस S2M इज इक्वल टू S2P माइनस MP, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, MP इज इक्वल टू S1P। और इसको लिखते हैं लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल बोला था, और दिखती कौन से फ्रिंज है, ब्राइट। ब्राइट कहां मिलती, इवन नंबर पे, तो हमने इवन बनाया 2n इवन नंबर, और लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल बोला था, तो लैम्डा बाई 2 2 कैंसिल एंड लैम्डा लिख सकते हैं सीधा, क्योंकि हमको जो दिखती है ब्राइट दिखती है, डार्क दिखती नहीं है, इसलिए ब्राइट का हमने ले लिया और 2 कैंसिल कर दिया एन लैम्डा, वेयर एन इज नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अब हमने क्या कहा, कंस्ट्रक्शन से ए मीट टू पी, ए मीट टू पी, तो ये एंगल कंस्ट्रक्शन से एंगल थीटा इसके इक्वल आ गया। ऐसा क्यों करा बता दूं, ये 90 डिग्री है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x या xn ले ली। x होता है डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब देखिए इन ट्राइंगल S1M S2N PBA, देखिए इन ट्राइंगल हमने क्या ले लिया बेटा, S1M S2N PBA, एंगल S1M S2 यानी S1M S2 90 डिग्री, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था 90 डिग्री, तो यहाँ क्या हो जाएगा PBA 90 डिग्री।
सिमिलर हो गया। एंगल S2 S1M, इसमें एंगल PAB, दोनों थीटा एंगल है, बाय कंस्ट्रक्शन लिख देना बाय। और जब दो एंगल इक्वल होते हैं, तीसरा अपने आप ट्रायंगल का एंगल इक्वल होता है, तो बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। और सिमिलर ट्रायंगल की खासियत होती है रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल, और रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ इक्वल यानी इसका हाइपोटेनस है S1 S2 और इसमें राइट S2M, S1 S2 अपॉन S2M इज इक्वल टू, इसका हाइपोटेनस क्या है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB, राइट, रेशियो ऑफ द साइड्स आर इक्वल। अब देखिए S1 S2 अपॉन S2M AP अपॉन PB। अब देखिए हमने कहा पॉइंट P नियर अबाउट पॉइंट B के हो, देख लीजिएगा फिगर में, B के इक्वल हो तो AP की जगह AB रख देंगे, उसकी वैल्यू D एज्यूम करिए। S1 S2 निकाला था D, फिगर देख सकते हैं, S2M निकाला N लैम्डा पार्ट डिफरेंस, PB X लिखा, AB D, S1 S2 स्मॉल d, S2M N लैम्डा, AB D, PB X, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन X इज इक्वल टू N लैम्डा D अपॉन स्मॉल d। हमने X को X इज रिप्लेस बाय XN, XN इज द डिस्टेंस ऑफ nth फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, इसलिए N कर दिया, यानी nवी फ्रिंज की nth फ्रिंज की सेंटर ऑफ स्क्रीन से डिस्टेंस, नॉट फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस, ये आ गया। अब इससे निकालेंगे फ्रिंज विड्थ। हमको ये मालूम है, मान लीजिए फ्रिंज कितनी बन रही, 10, हमने कहा हमको 10th फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, तो 1 से लेके 10 तक की डिस्टेंस निकालेंगे, 1 से लेके से एक कम 10 से एक कम 9 डिस्टेंस निकाल के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहां तो हमको मालूम भी नहीं कितनी फ्रिंज बन रही, तो हमने ले लिया xn तक की डिस्टेंस निकालेंगे, n से एक कम क्या होगा n-1, यानी xn माइनस xn माइनस 1, यानी nth फ्रिंज की डिस्टेंस n-1th फ्रिंज की डिस्टेंस माइनस कर दिया, xn को n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, तो यहाँ n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, माइनस n की जगह n-1, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d कॉमन, n-1, n-n प्लस 1, n कैंसिल, तो फ्रिंज विड्थ फॉर्मूला आ गया ये। फ्रिंज विड्थ को बीटा भी लिखते हैं कुछ बुक में, कुछ में W लिखते हैं, फॉर्मूला आ गया लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। अब इसमें भी 2 केस होते हैं, पूछे जाते हैं, ये तुमने डेरिवेशन आया तो केवल यही करना है। अगर इसमें केस या अलग से 1 मार्कर या 2 मार्कर केस आ जाए तो आते हैं डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। हमने कहा था mth, कहोगे सर यहां तो n लिखा है, कहेंगे बेटा तभी तो वैल्यू रखेंगे हम लोग। और डार्क फ्रिंज कहां मिलती है, ऑड नंबर पे, प्लीज पुट इन इक्वेशन थर्ड n इज इक्वल टू 2m माइनस 1, ऑड नंबर, यानी m की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 10 एंड सो ऑन रखोगे, इसमें 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1, 2 रखोगे 3 आएगा, 3 रखोगे 5 आएगा, ऑड नंबर आएगा। और लैम्डा की जगह लैम्डा बाई 2 करते हैं, क्योंकि मल्टीपल किसका होता है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का। तो फॉर्मूले थर्ड में एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, एन की वैल्यू 2m माइनस 1, डी एज इट इज, लैम्डा की जगह लैम्डा बाई 2, लैम्डा 1 बाई 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2m अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, 2 2 कैंसिल, m माइनस हाफ लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ये होती है डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। अब केस बी आता है डिस्टेंस ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज, वो डार्क थी अब ब्राइट, ब्राइट कहां मिलती, इवन नंबर पे, तो पुट n इज इक्वल टू ट्वाइस m, इवन नंबर n की जगह वेयर m इज 1 2 3, 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, इवन नंबर मिलेगा, लैम्डा की जगह लैम्डा बाई 2, पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो n की जगह ट्वाइस m, यहां डबल ना करना, यहां मतलब ब्राइट का मतलब सिंबल होता है, ये सिंबल होता है ब्राइट का, n की जगह ट्वाइस m, d लैम्डा की जगह लैम्डा बाई 2, 2 2 कैंसिल, m d लैम्डा अपॉन d, इट इज द डिस्टेंस ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन। एक होता है एंगुलर फ्रिंज विड्थ,
कहोगे सर ये क्या होता है? मान लीजिए फ्रिंज विड्थ ऐसे आ जाए, देखिए ऐसे, ये बनती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये द रेशियो, इससे फॉर्मूले से देखिएगा, ये लिनियर फ्रिंज विड्थ है। द रेशियो ऑफ लिनियर फ्रिंज विड्थ W टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, कैपिटल D। द रेशियो ऑफ लिनियर फ्रिंज विड्थ टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। it is denoted by theta, it has no unit। तो W की वैल्यू निकाली, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, कैपिटल D कैंसिल, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा बाय स्मॉल t। अब आपको ब्रीफ में न्यूमेरिकल फॉर्मूले बता दे रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल एक बताते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल मिलेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर्स प्लीज। Interference of light summary formula I1 upon I2 is equal to A1 upon A2 to the whole square for numerical point of view से। Second, I is equal to I1 square, sorry, I is equal to A1 square plus A2 square plus twice A1 into cos phi formula। Third, I maximum to I minimum A1 upon A2 plus 1 upon A1 upon A2 difference 1 to the whole square। W ये फ्रिंज विड्थ के लिए फॉर्मूला लगते हैं, डिस्टेंस के लिए, ये इंटेंसिटी के लिए लगता है, ये विड्थ के लिए। W is equal to d lambda upon small d, where lambda is wavelength, theta is angular width, fringe width, W is linear fringe width, A1 A2 amplitude, I1 I2 intensity of light ray, phi is the phase, small d distance between slits, मीटर में लेते हैं, और कैपिटल D की वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा स्मॉल d से बहुत बड़ी होती है। 2m is distance of nth bright fringe from the center of screen and the 2m minus 1 distance of mth dark fringe from the center of screen। theta twice m angular distance of bright, angular distance देखिए कैसे, ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्क्रीन से mth ब्राइट फ्रिंज, ये mth डिस्टेंस ऑफ mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर, और दैट इज द एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर विड्थ नहीं, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। इसकी वैल्यू ऊपर रख दो, इस डी को डिवाइड कर दो, यही चीज आ जाएगी, देख लीजिएगा। हाँ बिल्कुल भाई, एक्स 2m अपॉन कैपिटल डी। थीटा, थीटा लग गया 2m माइनस 1, इट इज द mth डिस्टेंस ऑफ एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर नॉट लिनियर, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ mth ब्राइट, mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज x twice m माइनस 1 अपॉन कैपिटल डी। तो इसकी वैल्यू ऊपर रखी मैंने, डी डी कैंसिल, एम लैम्डा अपॉन डी। स्पेशल केस में अगर कोई न्यूमेरिकल एक ऐसा आएगा, बताएंगे, अगर कोई ऑपरेटर्स इंटरफेरोमीटर यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूरा पूरा किसी लिक्विड में, ट्रांसपेरेंट लिक्विड में डुबा दिया जाए, जब ट्रांसपेरेंट लिक्विड में डुबाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट भी चेंज नहीं होगा, यानी कोरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होगी क्योंकि ऑपरेटर्स वही है, स्लिट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगी, चेंज होगा उसका वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होगा, बदल जाएगा क्योंकि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कुछ ना कुछ, और म्यू इक्वल टू फार्मूला होता है लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा मीडियम, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, इसका न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। न्यूमेरिकल, चलिए एक न्यूमेरिकल बता दूं, लेकिन आपको बता दूं नेक्स्ट वीडियो बहुत बड़ा वीडियो बेटा हो जा रहा है, इसका अगला पार्ट भी शायद 1 या 2 दिन में अपलोड कर देंगे न्यूमेरिकल का भी, फिर इसके बाद इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। तो बस यही आपसे, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर प्लीज। पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.28 मिलीमीटर। स्लिट आर सेपरेटेड मतलब कोहेरेंट सोर्स के बीच की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, यानी स्मॉल डी, मिलीमीटर कन्वर्ट टू मीटर। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते वक्त हमेशा जो भी आपको गिवन होगा वो नोट करेंगे। अगर एमके सिस्टम में यूनिट नहीं गिवन है तो फॉरमोस्ट वी हैव टू कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ एमके सिस्टम, यानी यूनिट को एमके सिस्टम में बदल लेंगे। देखिए जैसे ये दिया था स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट 0.28 मिलीमीटर, mm मतलब मिलीमीटर, 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर।
कैपिटल डी 1.4 में। मीटर रेंज हमेशा कैपिटल डी की होती है, स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस। फिर लिखा एंड द स्क्रीन इज प्लेस 1.4 मीटर अवे फ्रॉम स्लिट, यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस 1.4, वैसे मीटर रेंज कैपिटल डी होगा। फिर दिया है दस द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ ब्राइट फ्रिंज। फोर्थ ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस दी है स्क्रीन से, सेंटर ऑफ स्क्रीन से, यानी ब्राइट के लिए x2m फॉर्मूला बताया था ना, x2m दिया है 1.2 सेंटीमीटर, कन्वर्ट टू मीटर, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -2 मीटर, -2 यानी 100 का डिवाइड कर दो, m की वैल्यू फोर्थ यानी फोर्थ ब्राइट। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ यूजिंग लाइट रे, लैम्डा निकालना है, लैम्डा क्वेश्चन मार्क। तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, x2m इज इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। हमको लैम्डा निकालना है, सेपरेट कर लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x ट्वाइस m इंटू डी m लैम्डा। ये वैल्यू है पूरी कंप्लीट बेटा, x2m, ये ना सोचना 2 अलग है m अलग है, मल्टीप्लाई नहीं है, सफिक्स में दिया है x के। पुट द वैल्यू ऑफ x2m 1.2 इंटू 10 पावर -2 मीटर, यहां से रखा, स्मॉल डी 0.28 इंटू 10 पावर -3 मीटर अपॉन m4, कैपिटल डी की वैल्यू 1.4, पॉइंट हटाने के लिए मैंने सबसे आसान तरीका बताया, ऊपर मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, नीचे मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए, 0 0 का मल्टीप्लाई, इधर से एक जीरो हटा, एक जीरो, जीरो, देखिए यहाँ 2 पॉइंट हटते हैं, 2 जीरो। तो अब आप देखिएगा एक पॉइंट तो एक पॉइंट हटा दिया, 0.6 है, 2 का डिवाइड 1.2 ना, फिर 2 का इधर से दिया, डिवाइड आप कैसे भी कर सकते हैं, आ जाएगा 0.6 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 अपॉन 100, दिस कैंसिल, तो बाय सॉल्व करने के बाद आएगा 6 इंटू 10 पावर -7 मीटर। अगर इसको आंसर तो इतना ही सफिशिएंट, अगर एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 10, जब 10 पावर -10 करेंगे 6 इंटू 10 पावर -7 प्लस 10, 6 इंटू 10 पावर -7 प्लस 10, 10 पावर 3 एंगस्ट्रॉम, वी कैन राइट एज 6000 एंगस्ट्रॉम। अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।